हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहाँ पे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना डिस्कशन बेस्ड ऑन यूनिट वन मॉड्यूल ए। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट यूनिट वन, सो इट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बैंकिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. Okay, and we have exchange rate and forex businesses, which is your first unit. Okay, तो कल हमने शुरुआत किया था एंड किसी कारणवश आपका देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज, तो जहाँ पे ये टॉपिक हमारा आधे में रह गया था. अदरवाइज आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू व्हाट आई एम प्लानिंग बेसिकली कि एक दिन में आपका एक सेशन में एक पूरा यूनिट आपका खत्म हो जाए थियोरेटिकल एस्पेक्ट. ठीक है, भले वो वीडियो आपका 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी चले, तो वो आपका हम लोग उस तरीके से प्लान करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए भी सहूलियत होगी कि एक वन गो में यू कैन वॉच द एंटायर वीडियो और यू कैन फिनिश द एंटायर वीडियो ऑल्सो, एंटायर यूनिट ऑल्सो. ठीक है, तो गाइज कल हमने आपका यहाँ से कुछ एरियाज जो ऑलरेडी कवर किए थे और अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा होगा तो हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पे, आपका वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट के ऊपर. ठीक है, जिन लोगों ने आपका कल का वीडियो नहीं देखा है, क्विकली गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू डेट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, आई होप आप लोगों ने जेआईबी के दौरान भी इसको स्टडी किया होगा. ठीक है, फर्स्ट आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू डेट. तो इसका हिस्ट्री मैंने आपको कल समझाया था. ठीक है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू the settlement risk, which is known as Hersted risk also, 1974, जो historical background आपके थे. Value date is equal to settlement date. ठीक है, value date is equal to settlement date. अब settlement क्या होता है आपका? Settlement is where both the parties जो भी आपका उस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वॉल्व है. ठीक है, बायर इज गेटिंग सिक्योरिटी मीन्स करेंसी एंड सेलर इज गेटिंग मनी फॉर दैट पर्टिकुलर सेल. ठीक है, तो ये आपका सेटलमेंट कहीं पे भी आपका होगा. दो अकाउंट्स, एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा एट सेम टाइम. ठीक है, तो ये अब फॉरेक्स के केस में जनरली क्या होता है कि जो लाइक राउंड द क्लॉक आपका ये कहीं ना कहीं बिजनेस चल रहा होता है. ठीक है, ट्रेडिंग आपकी होती है करेंसी पेयर के अंदर, वो आपका कैश मार्केट हो या फिर आपका ट्रेडिंग टर्मिनल्स हो. ठीक है, और टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से आपके कई बार सेटलमेंट्स के जो डेज हैं उसमें डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है, तो टाइम जोन डिफरेंस की वजह से जो सेटलमेंट आपका उसमें प्रॉब्लम आता है उसी को हम लोग हर्स्टेड रिस्क के नाम से जानते हैं. जर्मनी का एक बैंक था फ्रेंकफर्ट जर्मनी से, जिसको हर्स्टेड के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड हमने कल समझा था. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार चीजें कैसे होती है, जो डेट ऑफ ट्रेड है. ठीक है, डेट ऑफ ट्रेड और डेट ऑफ सेटलमेंट. ठीक है, सपोज दैट डेट ऑफ ट्रेड इज 1 अक्टूबर 2024. ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 आपका दिस इज डेट ऑफ ट्रेड. नाउ सेटलमेंट, अब देखो ये क्या हो सकता है, ये सेम डे भी आपका सेटल हो सकता है. ठीक है, सो इफ इट गेट सेटल्ड ऑन सेम डे, अगर इसका सेटलमेंट आपका सेम डे होता है. ठीक है, सपोज दैट इफ इट गेट सेटल्ड ऑन 1 अक्टूबर ओनली, सो इट इज नोन एज T+0. जीरो इज वर्किंग डे एंड इट इज कॉल्ड कैश. ठीक है, इट इज कॉल्ड कैश और टीओडी, टुडे जिसको हम लोग बोलते हैं, और रेडी के नाम से भी जाना जाता है. इफ इट गेट सेटल ऑन सेकंड, अगर ये 2 अक्टूबर को होगा. ठीक है, अज्यूमिंग देयर इज नो हॉलीडे, इंडिया में हॉलीडे होता है 2 अक्टूबर को आपका. ठीक है, बट एक हाइपोथेटिकल केस हम लोग लेके चल रहे हैं. ठीक है, अगर कोई भी जैसे सैटरडे संडे ट्रेडिंग वाले वो बंद रहते हैं और इसके अलावा कोई नेशनल हॉलीडे है, तो दैट विल नॉट काउंटेड एज वर्किंग डे. ठीक है, तो वर्किंग डे को हम लोग नहीं लेंगे. इट इज नोन एज T+1. इट इज नोन एज आपका TOM. ठीक है, टुमारो, जिसको हम लोग टॉम के नाम से जानते हैं. इफ इट सेटल ऑन 3 अक्टूबर, ठीक है, अज्यूमिंग देयर इज नो हॉलीडे ऑन 3 अक्टूबर, इट इज कॉल्ड T+2 एंड इट इज नोन एज स्पॉट. ओके, इसको हम लोग स्पॉट ट्रेड के नाम से जानते हैं. if settlement took place any date after spot date. ठीक है, let's say if the settlement date is 15th of January 2025. ठीक है, अगर इसकी सेटलमेंट डेट है ये, इट इज नोन एज फॉरवर्ड. इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फॉरवर्ड के नाम से आपका जानते हैं. ठीक है, इफ सेटलमेंट टुक प्लेस एनी डेट आफ्टर द स्पॉट डेट, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड. तो ये जो टाइम जोन डिफरेंसेस है उनकी वजह से आपका जो सेटलमेंट में आपका देरी होती है, और उसको डिफाइन किया गया इस तरीके से. तो अगर आप जैसे जब आप ट्रेजरी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे
तो वहां पे फॉरेक्स में दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक आपका कैश मतलब जो स्पॉट है T+2 तक सेटल होते हैं, दूसरा फॉरवर्ड जिनकी सेटलमेंट आपका क्या होती है किसी फ्यूचर डेट में होती है। इन ऑल द केसेस जो प्राइसेस होगा आपका, जो बाई सेल का अमाउंट होगा या जो प्राइस होगा, दैट विल बी डिसाइडेड इन द डे ऑफ ट्रेड आपका, ठीक है। तो वो आपका 4 दिन बाद सेटल, 2 दिन बाद सेटल हो या फिर आपका 3 महीने बाद सेटल हो, उनका जो प्राइस होगा वो आपका सेम डेज डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज जनरली नोन एज value date. In forex trading, the value date is regarded as the delivery date on which counterparties to a transaction agree to settle their respective obligations by making payments and transferring ownership. So this term is known as settlement. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया आपको. So date of trade is 3rd of March 2024. ठीक है, 3 मार्च को आपका एक ट्रेड हुआ, ठीक है। सो अगर ये सेम डे सेटल हो रहा है 15 मार्च आपका, ठीक है, सो 15 मार्च 2024, इफ इट गेट सेटल ऑन 15 मार्च, सो इट इज नोन एज कैश इन रेडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड T+0. अगर ये आपका 16 को हो रहा है, दैट मीन्स T+1 आपका, ठीक है, सो इट इज नोन एज स्टॉर्म. इफ इट गेट सेटल ऑन T+2, it is known as spot, assuming there is no holiday in these particular date. If it gets settled any date after the 17 or spot date, it is called forward. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो आप अपनी बुक्स को भी अगर आपका ओपन करेंगे तो वहां पे भी कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका विद एग्जांपल्स और थिंग्स आर वेरी सिमिलर, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। सो 1 नवंबर को आपका एक डील हुआ है एंड इट गेट सेटल ऑन 1 नवंबर ओनली, सो दैट इज कॉल्ड कैश. दूसरा आपका डील वाज 1 नवंबर एंड इट गेट सेटल ऑन 2 नवंबर, सो इट इज नोन एज स्टॉर्म, ठीक है। वैल्यू आपका सिर्फ चेंज है और कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा आपका 1 नवंबर को हुआ है एंड इट गेट सेटल ऑन 3rd नवंबर, सो इट इज नोन एज स्पॉट. अब इसके बाद आपका अगर फ्यूचर में, ठीक है, सो डेट ऑफ डील वाज 1 नवंबर and if it gets settled on 30th November, ठीक है, तो it is known as forward contract. okay, so ये आपके जो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड. यहाँ से एक केस स्टडी आपको हर बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट, हाउ वी कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट. तो फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसी को देख लेते हैं. स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस, अगर आपका डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है. आप देखो यहाँ पे ये तो एक सिंपल वो लिखा है, ठीक है. अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ. इफ इट इज इनवर्ड रेमिटेंसेस, ठीक है, अगर ये आपका क्या है इनवर्ड रेमिटेंस है, दैट मीन्स बाय अगर आपको रेट कोट करना है, ठीक है. सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मार्जिन की. सो हाउ यू विल एडजस्ट द मार्जिन, क्योंकि मार्जिन आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. So if it is inward remittance, so your forward rate will be suppose that it is in premium, ठीक है. So forward rate will be आपका क्या होगा, spot rate plus premium minus margin, ठीक है. अगर आपका किस में है, प्रीमियम में है, ठीक है. अगर ये आपका जैसे डिस्काउंट में है तो आपका क्या होगा, उसको माइनस करना होगा, माइनस मार्जिन होगा, ठीक है. डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होता है उसको समझाऊंगा मैं, ठीक है. अगर इफ योर ट्रांजेक्शन इज आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, सो इफ इट इज आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स सेल करने के लिए अगर आपको बोला जा रहा है, सो योर फॉरवर्ड रेट विल बी स्पॉट रेट माइनस प्रीमियम, सॉरी, स्पॉट रेट आपका प्लस प्रीमियम प्लस मार्जिन, ठीक है. सो दिस विल बी योर फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर केस आपका, ठीक है. अब ये तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, ठीक है. इनवर्ड मींस बाय ट्रांजैक्शंस और आपका आउटवर्ड इज आपका सेल ट्रांजैक्शन. टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस होंगे एंड दे विल गिव यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. अब यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या फंडा है, ठीक है. सो लेट्स से आपका USD INR, ठीक है, दिस इज अ करेंसी पेयर जो इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है. सो मैंने आपको कल भी बताया था, दिस इज योर बेस करेंसी, ठीक है. हम डायरेक्ट कोटेशन की बात कर रहे होते हैं एंड दिस इज योर काउंटर करेंसी, ठीक है. सो हमारी जो करेंसी दैट इज काउंटर करेंसी. सपोज दैट स्पॉट रेट इज इन करंट मार्केट इज 82.3040. दिस इज योर स्पॉट रेट इन करंट मार्केट, ठीक है. अभी स्पॉट रेट क्या चल रहा है, इतना, मतलब बायर वांट टू बाय इट एट
82.30 एंड सेलर वांट टू सेल एट आपका 83.240, ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूँ, बाय आपका 82.30 एंड सेल रेट इज, सेलर हमेशा ज्यादा पे बेचना चाहता है तो 82.40, ठीक है, सो दिस इज योर बाय एंड सेल रेट। अब फ्यूचर में ये आपका कब प्रीमियम में होगा, कब डिस्काउंट में होगा, तो अगर पहले हम लोग ले लेते हैं केस को, जैसे सपोज दैट 3 मंथ लेटर आपका इसका 3 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो प्राइस आपका दिखा रहा है, ठीक है, 3 मंथ लेटर का जो प्राइस है, इट इज शोइंग सपोज दैट 83.7080, सो दिस इज कॉल्ड करेंसी इज इन प्रीमियम। ये आपका केस किसका हो गया, आपका प्रीमियम का हो गया, ठीक है। सो प्रीमियम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका, व्हेन योर फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट, सो दैट इज नोन एज प्रीमियम आपका, ठीक है। सो जैसे इस केस में अब प्रीमियम के जो बेसिस पॉइंट है वो आपका इंपैक्ट डालेंगे बाय रेट एंड सेल रेट बोथ आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाय रेट क्या हो जाएगा, सो दैट मीन्स बायर वांट टू बाय इट एट 83.70 and seller want to sell it at 83.80, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 82.30 83.70, तो ये जो प्रीमियम है ये दोनों में ही बाय रेट एंड सेल रेट दोनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तीसरा, इफ इट इज अ केस ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट में कब होगा आपका, ठीक है। सो डिस्काउंट का सिचुएशन कब होगा, लेट्स से 3 मंथ लेटर आपका 3 महीने का ही एक और कॉन्ट्रैक्ट है किसी और करेंसी के अंदर या सेम करेंसी के अंदर, सिचुएशन कैन बी या तो प्रीमियम होगा या फिर आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है। सो डिस्काउंट में ये किस तरीके से आपको दिखेगा, सपोज दैट द प्राइसेस इज 81.1020, ठीक है। तो ये 3 महीने बाद के प्राइसेस इस तरीके से, दैट मीन्स योर फॉरवर्ड रेट इज लेस देन योर स्पॉट रेट, सो दैट मीन्स कि करेंसी इज इन डिस्काउंट, ठीक है, ये आपका डिस्काउंट में है। सो यहाँ पे बाय रेट इज आपका 81.10 एंड सेल रेट इज 81.20, ठीक है। सो और ये बाय जो डिस्काउंट है आपका बाय रेट में भी मिलेगा और सेल रेट में भी मिलेगा, सो दिस इज आपका कुछ इस तरीके से जो ये चीज रहती है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप केस स्टडी को सॉल्व कर रहे होते हैं कि वो पहले तो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, ठीक है, क्योंकि वहां से अगर हमारा फिर क्या था, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू आपका क्या बना था, स्पॉट रेट, ठीक है, प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, ठीक है, माइनस इधर क्या हो जाएगा आपका मार्जिन, ठीक है। सो मार्जिन इन केस ऑफ इनवर्ड, अगर आउटवर्ड की बात करते हैं तो फॉरवर्ड रेट इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट और आपका प्लस मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इक्वेशंस बनेंगे जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को या केस स्टडी को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बहुत ही आसान है गाइस, बिलीव मी, ठीक है, मैं आपको अभी करा करके दिखाता हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन, इनफ्लो ऑफ 10,000 यूएस डॉलर बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर फॉर credit to your exporter account being advance payment for exporter credit received in nostro statement received from New York correspondent. So what rate will you take to quote to the customers if the market rate is this? तो क्या इतना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे इस केस में, इट्स केस ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, तो हम लोग क्या कोट करेंगे, व्हाट विल बी योर आंसर, 84.10, सो दिस इज द बाय रेट एंड आपको बाय रेट कोट करने के लिए बोला है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 84.10, ठीक है। सो buy rate is market by USD at 84.10 and sell is this. We shall have quote rate to customer on the basis of the market buying rate, so which is 84.10 माइनस मार्जिन, मार्जिन हमें दिया नहीं था तो इसलिए हमने उसको आपका यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया, ठीक है। अगले उसमें करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, September 15 a customer request for booking कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल। आप जैसे अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है ना कि बाय कब होगा सेल कब होगा, तो एक्सपोर्ट है तो बाय और आपका इंपोर्ट है तो सेल, इस तरीके से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है, जिससे आसानी हो जाती है, ठीक है। सो अगेन दिस इज एक्सपोर्ट बिल, सो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे भी, इफ इट इज एक्सपोर्ट बिल सो यू हैव टू like that means it's a inward remittances, ठीक है, inward remittance है, so you have to quote the buy rate, आपको यहाँ पे भी buy rate आपका कोट करना है, ठीक है। so will USD 2 lakh US dollar to be realized in the month of December
Okay, so given the USD INR spot rate is this, forward premiums are as under this. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज आपको मेरी ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो एक तो स्पॉट रेट तो आपको दिया गया है बाई है, तो दैट मीन्स वी विल टेक दिस रेट, ठीक है। हमारा जो स्पॉट रेट होगा वो क्या होगा, स्पॉट रेट इज इक्वल टू 68.45, ठीक है। दिस इज द रेट विच वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है, क्योंकि बाई इनवर्ड है। अगर आउटवर्ड होता तो हम आपका 68.50 लेते, ठीक है, सेल रेट होता। अब दूसरा यहाँ पे जो प्रीमियम है अगले 3 महीने के आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको 3 महीने के प्रीमियम नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का रिक्वायर्ड है। अब कौन सा मंथ का हम इसमें से पिक करें, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से अगर देखो या तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा, अगर वो लिख देता 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर अगर होता तो हम लोग आपका लेते किसको, आपका दिसंबर मंथ के प्रीमियम को, ठीक है। उसमें भी हम कौन सा वाला पिक करते, ये वाला पिक करते, ठीक है, क्योंकि हमें बाय रेट वाला चाहिए। दूसरा, अब यहाँ पे कभी भी अगर वो आपका सिर्फ मंथ लेगा, सो वी हैव टू अज्यूम दिस इज ऑन द फर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। सो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, तो आपका हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, 1 दिसंबर। अगर उसका जैसे 15 दिसंबर होगा तो दे गिव एडिशनल, कि वो आपको दे देगा कि नवंबर मंथ का ये है, और 15 दिन आपका जो दिसंबर है उसका प्रीमियम इज 10, वो क्लियरली देगा। तो नवंबर प्लस आपका जो 15 डेज का है वो आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, बट एग्जामिनेशंस के अंदर ना आपके सवाल को खराब कर सकती हैं, ठीक है। सो प्लीज टू टेक केयर। तो अब यहाँ पे दिसंबर है, दैट मीन्स 1 दिसंबर, दैट मीन्स यू हैव टू टेक प्रीमियम फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर मंथ का, क्योंकि 1 दिसंबर को तो ये आपका एग्जीक्यूट ही हो जाना है, ठीक है। अब नवंबर मंथ का आपका दिस इज बाय साइड बेसिस आपका प्रीमियम, ये सेल का, तो हम बाय का ले लेंगे। सो प्रीमियम प्लस प्रीमियम कितना आपका 0.25, तो कितना हो गया ये आपका जीरो, आपका 67.68, ठीक है। सो 68.70, दिस इज योर अभी तक का रेट। अब हमें माइनस कर क्या करना होता है, मार्जिन करना होता है, ठीक है। सो अगर आपका इनवर्ड रेमिटेंसेस है, सो यू हैव टू पे द मार्जिन, और अगर आपका आउटवर्ड रेमिटेंसेस है, यू विल रिसीव द मार्जिन, ठीक है। तो ये आप इनवर्ड रेमिटेंस है, सो मार्जिन आपका कितना है, 0.05 पैसा, तो माइनस मार्जिन, ठीक है। मार्जिन कितना है, 0.05। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, 68.65 will be your answer. This is the rate which we are going to quote to our customer, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक केस जरूर मिलेगा, हर साल पूछता है, इस बार भी। अब एक और छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या होगा कि ये जो मार्जिन है ना, ये परसेंटेज में दे देगा, परसेंटेज ऑफ स्पॉट रेट या आपका फॉरवर्ड रेट। अगर देखो उसने बोला मार्जिन इज 0.10% ऑफ स्पॉट रेट, तो आप आपका स्पॉट रेट ये है, इसका 0.10% निकालोगे। अगर आपका उसने मार्जिन दे दिया आपका फॉरवर्ड रेट पे, तो इसका 0.10% निकालोगे। कैलकुलेटर अलाउ है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बातों का, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो इनका भी आंसर कितना है आपका 68.65, ठीक है। इतना ही था ना हमारा भी, हाँ, ठीक है। सो 68.65, दैट विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। चलो, अब आपके बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनको देख लेते हैं जल्दी से। फॉलोइंग इंटरबैंक रेट कोट इन द फॉरेक्स मार्केट, कैलकुलेट रेट फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेस इन आउटवर्ड रेमिटेंसेस, अज्यूमिंग मार्जिन इज कितना, 10 पैसा, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन आपका कितना है, 10 पैसा है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, दिस इज योर इनवर्ड एंड दिस इज योर आउटवर्ड, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इनवर्ड के लिए क्या रेट कोट करेंगे हम लोग, आपका 75.1040, ठीक है। एंड आउटवर्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका 75.1075। तो दिस विल बी, अगर मार्जिन देखो क्या होता है, इसमें मार्जिन माइनस होता है, इसमें मार्जिन ऐड होता है। इनवर्ड में आपका, इनवर्ड में मार्जिन माइनस होता है, आउटवर्ड में मार्जिन ऐड होता है, ठीक है। तो ये माइनस किया मैंने 75.1040, ये आपका इसमें ऐड कर दिया 75.1075, तो इसलिए आपके आंसर्स ये हो जाएंगे, ठीक है। सो 74.90, अच्छा ओके सॉरी, हमने गलत माइनस किया था, ठीक है। 9040, ठीक है। सो कहाँ है 9050, ठीक है, सॉरी 74.9050, ये हमने माइनस गलत किया था, ठीक है। 74.9050, मतलब अगर आप 75.0015
0050 में से 0.10 माइनस करोगे 0.10, ठीक है, तो इसलिए आपका कितना पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, एक ऐड करना है तो 75.1075, इतना आसान है, ठीक है। पहला मार्जिन का केस आप यहां से समझ जाएंगे, इनवर्ड रेमिटेंसेस माइनस हमें आपका मार्जिन पे करना होगा, और आपका आउटवर्ड रेमिटेंसेस में वी हैव टू विल रिसीव द मार्जिन। अगला आपका inflow of 10,000 TT by telegraphic transfer accounts being payment of export credit this, तो export credit inward remittances हमें ढूंढना क्या है, what rate will you take to quote the customers, तो हमें buy rate quote करना है, तो what rate we are going to quote, तो आपका buy rate and buy rate is 76.09, ठीक है। so this will be your answer for this particular question, ठीक है। so we have to quote the buy rate, तो buy rate is this, ठीक है, 76.09। अगला केस आपके इसमें जो दिया है, your foreign correspondent and nostro rupee accounts with your bank want to fund account purchase worth rupees आपका 30 million against US dollar, assuming that USD interbank market rate is this, and what rate would you quote to your correspondent ignoring there is no margin, ठीक है। calculate amount 10, तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। सो आपका जैसे सिंपल सा 30 मिलियन इंटू आपका सेल रेट, ठीक है। सो 30 मिलियन इंटू आपका सेल रेट जो भी है वो आप इसको कोड कर दीजिए, ठीक है। 30 मिलियन इंटू बाय रेट सेल रेट, ठीक है। ओके, जस्ट वी वुड कोट द लोअर ऑफ द टू रेट्स, ओके बाय रेट सॉरी, ठीक है। सो 75.25 दिस परचेज एग्रीमेंट था क्या, ओके सॉरी, ठीक है। सो 7 दिस इज आवर रेट, सो 30 मिलियन इंटू आपका 10, तो जो भी आपका आउटकम निकलेगा दैट इज योर अमाउंट, ठीक है। तो ये अब कई बार इन ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करेगा ना, जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था दिस क्वेश्चन, यहीं पे ना कई बार वो आपको और किस तरीके से ट्रैप करेगा कि दिल उस पे ना कुछ वो लोन दे देगा, कि जैसे उस कस्टमर ने उस वैल्यू के लिए आपका इतने अमाउंट का लोन लिया, ठीक है। जैसे हम इस रेट पे पहुंच रहे थे, तो सपोज दैट इसके लिए उसने 2 मिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया है, ठीक है, या टू आपका 30 लैक्स का लोन लिया है, तो 10 इंटू 30 लैक्स आपका, ठीक है, या $10,000 का लोन उसने लिया है, तो लोन पे जो इंटरेस्ट है यू हैव टू माइनस दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट फॉर द गिवन डेज, जैसे आपका 120 डेज 150 डेज या 1 ईयर्स, जितने भी टाइम ड्यूरेशन, 1 ईयर नहीं देगा यूजुअली वो आपको ट्रैप करने के लिए, 120 डेज 130 डेज 180 डेज ऐसा। तो जैसे ये आपका रेट है जो बाय रेट है इनटू आपका जैसे $10,000, तो 10 जो भी वैल्यू निकलेगी वो हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, तो उतना आपका वो अमाउंट उतने से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी अमाउंट आपका होगा। सो उसका 120 डेज का जो इंटरेस्ट है, और जो कमीशन अगर कुछ ऐसा है तो कमीशन का जो रेट दिया रहेगा उसको भी आप उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाइल आई विल कम अप विद दी आपका जो हम लोग जब क्लासेस में आएंगे, मतलब यूनिट वाइज एमसीक्यू, सो आई विल कम अप विद क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको इतना समझ में आया है जो आज मैंने आपको बताया है, सो यू आर गुड टू गो, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, यू जस्ट नाउ नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए आई विल कम अप विद क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब अगली चीज हमारे पास है डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन। दिस इज वेरी सिंपल, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, आई होप, ठीक है। तो क्या होता है, अ कोट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट कोटेशन कब होता है आपका, डायरेक्ट क्या होता है, व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जैसे हमने बोला आपका 82.2030, ठीक है। तो दिस इज योर डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट कोटेशन है। यूजुअली यू विल सी मार्केट में आपका डायरेक्ट कोटेशन ही मिलेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या हो गया आपका, ठीक है, अ कोट इज इनडायरेक्ट व्हेन 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। सपोज दैट दिस डॉलर, ठीक है, अब मतलब 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी है इसमें, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट कोटेशन, बहुत ही आसान है, ठीक है। सो डायरेक्ट कोटेशन, द कोट इज डायरेक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी, सो जैसे आपका ये रेट है, ठीक है। इनडायरेक्ट कोटेशन, द कोट इज इनडायरेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एक रेट कोट किया गया, ठीक है। अब तीसरी चीज जो आती है जो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेट, ठीक है। अब क्रॉस रेट के फंडामेंटल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सो क्रॉस रेट विच इज बेस्ड ऑन, ये क्रॉस रेट किसके हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चेन रूल, ठीक है। इसको आपका निकाला जाता है किसके हिसाब से,
चेन रूल के हिसाब से। चेन रूल कुछ नहीं होता है, चेन समझते हैं ना, वही चेन है ये, ठीक है। तो सपोज दैट देर आर टू करेंसीज, ठीक है, जैसे दो करेंसीज हैं आपका, जैसे डॉलर और INR, ठीक है। सो वी डू हैव डायरेक्ट कोटेशन इन बिटवीन दीज टू करेंसीज। सपोज दैट डॉलर एंड येन, इन दो करेंसीज के बीच में डायरेक्ट कोटेशन है। अब सपोज दैट देर इज, फॉर जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, ठीक है, सो सपोज दैट देर इज नो डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन रुपी एंड येन, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच, लाइक मतलब प्रॉब्लम ये है कि फॉर 1 येन आपका कितना रुपी देना पड़ेगा, ये आपका क्लियर कोटेड नहीं था, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। सो हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कैसे हम इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे? सो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आसानी से हो सकता है ना, ठीक है। सो फॉर फ्रॉम दिस रुपी वी विल बाय डॉलर, ठीक है, इस रुपी से हम डॉलर परचेज करेंगे, दीज डॉलर्स वी विल डिस्पोज ऑफ फॉर दिस येन। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। सो नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल, द प्रॉब्लम क्या था, आपका जैसे येन और रुपी का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था, तो हमने इन दोनों के कन्वर्जन के लिए एक आपका कॉमन करेंसी उठाया विच वाज डॉलर, ठीक है। सो दैट विल वर्क एज अ चेन इन बिटवीन दीज टू करेंसीज, ठीक है, तो जो इन दोनों को कन्वर्ट करने में आपका मदद करेगा। सो दैट इज चेन रूल। सो दिस इज द लॉजिक विच वी हैव टू डू। जैसे अगर आप इसको नंबर्स में लेते हैं, सो हाउ इट विल साउंड, जैसे सपोज दैट यू हैव 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए से आपको मिले सपोज दैट आपका 1200 $1,200, ठीक है, 1200 आपको मिले, और इस इन $1200 से सपोज दैट आपको मिले आपका सपोज दैट 1.2 लाख ये ना आपका, ठीक है। सो दिस इज आपका ये जो कन्वर्जन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्रॉस रेट और चेन रूल, ठीक है, तो दोनों ही एक साथ आता है। सो इफ अ पर्सन वांट टू रेमिट यूरोस फ्रॉम इंडिया and as a banker and for argument's sake, rupee and euro are not normally quoted, and therefore we want to we have to do first buy dollar against rupee, and same dollars will be disposed of overseas to acquire the euros, ठीक है। वैसे यूरो और INR का आपका डायरेक्ट कोटेशन है, और इवन येन के साथ भी है, बट दिस इज लाइक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपके बुक में लिखा गया था, सेम वैसे हमने भी समझा, ठीक है। तो जैसे मुंबई में आपका $1 इक्वल टू, अब एक्चुअल में कैसे होगा इस तरीके से, ठीक है, $1 इक्वल टू 78.18, ये रेट है। अब लंदन में आपका $1 इक्वल टू इतना यूरो मिल रहा है, ठीक है, 0.83 यूरो आपका मिल रहा है। तो अब अगर हमारे पास ये दो हैं, विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन कम अप टू द नंबर्स, ठीक है। सो अगर हमें डिसाइड करना है कि हाउ मेनी रुपीज इक्वल टू $1, सो इफ $0.83 euro equal to $1, so €1 equal to 78.18 divided by 0.83, so we will reach to the numbers। तो इस तरीके से आपके जो क्रॉस रेट के आपका जो कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे आप में से जो भी ऑथराइज डीलर्स वाली ब्रांच में काम करते होंगे या फॉरेक्स में काम करते होंगे, तो ये रेगुलर आज के डेट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूलाज हैं, या आपके जो प्राइस कोटेड रहता है उनके बेसिस पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिड रेट एंड ऑफर रेट सबको समझ में आ गया, इससे आसान क्या हो सकता है। बिड रेट इज बेसिकली बाय रेट एंड ऑफर रेट इज सेल रेट, ठीक है। सो बायर ऑलवेज वांट टू बाय एट अ लोअर प्राइस एंड सेलर ऑलवेज वांट टू सेल एट हायर प्राइस, ठीक है। तो जैसे मतलब बिड रेट ऑफ ये रेट हैं क्या, सिंपल सा, अगर मैं आपसे बात करूं जैसे फॉर USD INR, सपोज दैट द करेंट मार्केट प्राइस स्पॉट रेट इज आपका 82.1020, so that means buyer want to buy this, so this is called bid rate, and seller want to sell this is called offer rate, ठीक है, सिंपल सा। तो इसको आपका आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आखिरी पड़ाव पे। आखिरी पड़ाव से थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव स्पेस में आपका रहेगा अभी, ठीक है। अब थोड़ा सा जो ऑफिस एरिया है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो इट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम आपका, जहां पे ये ट्रेड्स आपकी एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड अमंग 3 पार्ट, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड आपका बैक ऑफिस। कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जो आपका डीलिंग ऑफिस होता है। सो फ्रंट ऑफिस आपका, ठीक है, फ्रंट, देन वी हैव मिड ऑफिस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देन वी हैव बैक ऑफिस, ठीक है, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बहुत बार पूछी जाएंगी।
फ्रंट ऑफिस आपका जिनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, दैट इज डील एग्जीक्यूशन। ठीक है, डील एग्जीक्यूशन मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, दैट्स इट। ठीक है, ये सेम चीज आपको ट्रेजरी में भी मिलेगी। ठीक है, दूसरा मिड ऑफिस इज जनरली नो, इनका काम क्या हो गया आपका, टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। ठीक है, आपका मतलब बाय सेल इनका काम हो गया। ठीक है, सो ये कंपनी के मतलब बैंक के बिहाफ पे एज अ प्रोप्राइटरी पोजीशन और ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। मिड ऑफिस क्या करेगा आपका, इट इज नोन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपका ये काम करेगा विद द हेल्प ऑफ MIS। ठीक है, MIS मेंटेन करेगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, बैक ऑफिस आपका विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट। ठीक है, और ये सेटलमेंट कैसे आपके 1-to-1 सेटलमेंट आपके। ठीक है, सो 1-to-1 सेटलमेंट्स आपके जो होते हैं दैट इज जनरली हैंडल्ड थ्रू द बैक ऑफिस आपका। तो बैक ऑफिस उनको आपका देख रहा होता है। ठीक है, जैसे कोई स्टॉप लॉस लगा है तो स्टॉप लॉस को मॉनिटर करना इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैक ऑफिस। ठीक है, तो उसने लगा दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, इसने रिस्क एपेटाइट चेक कर लिया, ये आपका आगे मॉनिटरिंग जब तक सेटलमेंट आपका नहीं होता, मतलब डेटर्स डेबिट और क्रेडिट वाली जो एंट्रीज हैं वो कंप्लीट नहीं होती, या जो रिकनसाइल करना, एवरीथिंग इज जनरली पार्ट ऑफ द बैक ऑफिस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी कंप्लायंसेस आर पार्ट ऑफ ऑल द थ्री मार्केट। यहाँ पे चार्ट में दिया नहीं है, आपकी बुक का ही चार्ट है, कंप्लायंसेस तीनों मार्केट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तीनों इसका, तो आपका जैसे एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स एंड अदर्स। ठीक है, दे इंटरेक्ट, तो फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा डीलिंग रूम है दैट ऑफिस इज डिवाइडेड अमंग थ्री डिफरेंट पार्ट। तीनों के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो हमने, अच्छा हाँ ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये चार्ट जो आपके बुक से, लाइक फ्रंट ऑफिस fund management, notes to accounts, foreign exchange advisory management, ALM, asset liability mismatch, and maturity mismatch, dealing in the interbank market, trading in the interbank market, compliances। जैसे मैंने बोला था ना, compliances will part of this, कि सबके लिए गाइडलाइंस हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मिड ऑफिस इज मार्केट रिस्क, मतलब रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, MIS और अदर्स ये। एंड बैक ऑफिस इज कंफर्मेशन ऑफ डील, सेटलमेंट ऑफ डील, अकाउंटिंग ऑफ डील, रिकंसिलिएशन, ऑडिट, फैसिलिटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, सो एंड कंप्लायंसेस। तो ये चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन विल बी फॉर 1 मार्क्स ओनली, बट हाँ ये पूछा जाता है, तो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस। ठीक है, सो अगर हम लोग एंटायर प्रोसेस की बात करें, तो पहला आपका डील प्रोसेस। द डील itself should be standard as possible and must follow established deal procedures। ठीक है, deal procedures which are decided by the board of directors। The deal procedures should also outline how treasury should select the appropriate investment in instruments। Authorized transactions, once the appropriate instruments has been identified, so किसको क्या खरीदना है बेचना है। ठीक है, so outline transactions itself should be authorized। Individual treasury team members will have their own deal limits, which may vary according to the instrument, popularly documented prior approvals of counterparties is very essential। अब ये मैं आपको यहाँ पे भी क्यों पढ़ा रहा हूँ ना थोड़ा डिटेल में, बिकॉज जब आप ट्रेजरी में जाओगे, ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, वहाँ पे ये चीज़ें आपको दोबारा से मिलेंगी, सेम चीज़ें आपको दोबारा से मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ मॉड्यूल और A और B अच्छे से पढ़ लो, डाउन साइड 60% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट वाइज, एग्जाम मार्क्स वाइज बात नहीं हो रही है, मार्क्स का जो वेटेज है दैट इज इक्वल फॉर फ्रॉम द ऑल फोर मॉड्यूल। कंफर्म ट्रांजेक्शन, वंस द डील टिकट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, it should pass to the back office for the confirmation। There should be a clear segregation of duties। This means no one party to the deal agreements, dealer or anyone who authorized other deal should be involved in the confirmation process। तो जो आपका फ्रंट ऑफिस वाले उनका कोई रोल नहीं होगा, बैक ऑफिस वो हैंडल करेगा सारा कंफर्मेशन को। सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर द कंफर्मेशन the deal should be prepared for settlement। Detailed settlement instructions should be part of the any mandate or other contract। ठीक है, reconciliation, then आपका verification। reconcile करने क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हुई, एग्जीक्यूट हुई, सेटल हुए, सब कुछ सही है नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ क्रॉस चेक। ठीक है, तो BRS पढ़ा हुआ ना आपने वैसे ही।
bank reconciliation statement. So once the transaction has been settled, the back office team must reconcile all relevant documentations for accounting and audit purposes. ठीक है, बैकअप सिस्टम फाइनल वन. ठीक है, so the dealing procedures will include a reference of any backup process in the event of failure in the preferred system. These must be reflected in the agreements with counterparties also. ठीक है, तो एक आपका प्रॉपर बैकअप अगर कोई ऐसा फेल या कुछ भी होता है तो उसके लिए. ठीक है, अब आते हैं आपका आरबीआई एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आरबीआई इज मार्केट रेगुलेटर फॉर फॉरेक्स मार्केट, एवरीबडी नोज अबाउट दिस. ठीक है, दूसरा जैसे आईबीए आपके लिए काम करता है ना, इंडियन बैंक एसोसिएशन, वैसे ही आपका फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो फॉरेक्स डीलर्स के लिए काम करता है, या जो फॉरेक्स के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए काम करता है, उनके प्रॉब्लम्स उनके चैलेंजेस को आरबीआई या गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है. इसके अलावा जैसे आपका ट्रेनिंग है, या इसके अलावा आपका इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है इन अदर्स, दैट इज आल्सो टेकन केयर बाय दिस इंस्टीट्यूशन. So RBI, being the central bank of the country and custodian of nation's forex, has prescribed guidelines for authorized dealers permitted by it to deal in foreign exchange and handle a foreign exchange currency transaction. FEMA Act 1999 also prescribed rule for persons, corporate, etc. in handling foreign currencies and also transactions denominated in foreign currencies. ठीक है, तो हमारे पास फेमा एक्ट है, एंड फेमा एक्ट के ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज आरबीआई ओनली. ठीक है, और इसके अलावा जैसे इंडिविजुअल्स के लिए वी हैव अ स्कीम दैट इज कॉल्ड एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. ठीक है, 2004, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट यूनिट. ठीक है, तो डिटेल में उसको पढ़ेंगे. और कंपनीज के लिए आपका जैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स या अदर्स, सबके लिए आपके अलग अलग प्रोविजंस जो बनाएंगे. सो आरबीआई issue authorized dealers license to bank and all India financial institution to undertake foreign exchange transaction in India. ठीक है, I hope you remember that particular point. So we have three categories, authorized dealers 1, 2, 3. 1 आपका जिनके पास सबसे ज़्यादा राइट होते हैं टू डू ट्रांजेक्शन इन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें आप लोगों के बैंक आते हैं. ठीक है, आपका ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1, जिसमें आपका आएंगे कौन से, जितने भी कमर्शियल बैंक हम लोगों के, कुछ आरआरबीज भी, कोऑपरेटिव बैंक्स भी. 2 आपका जिसमें आरआरबीज और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स, और अपग्रेडेड एफएफएमसीज. 3 आपका जिसमें आते हैं डीएफआईज, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड, सिडबी, एक्सिम एंड ऑल. इसके अलावा आपका एफएफएमसीज जो नॉर्मल. तो अगर कोई भी फॉरेक्स के बिजनेस में आपका एंटर करना चाहते हैं एज अ ट्रस्टी, आपका वर्क करना चाहता है, ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर काम करना चाहता है, सो जो मतलब लोगों को हेल्प करे आपका बाई सेल में. ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक प्रायर लाइसेंसिंग फ्रॉम आरबीआई. आरबीआई विल इशू अ लाइसेंस व्हिच इज नोन एज ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी वाइज या अदर्स. ठीक है, एंड जैसे आरबीआई ने आपको ये लाइसेंस इशू किया, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम मेंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. जैसे एक बैंक को लाइसेंस मिलता है, ऑटोमेटिकली वो बन जाता है आपका आईबीए का मेंबर. ठीक है, वैसे ही. So at present, there are over 80, 90 authorized dealers, which include all public sector banks, foreign and large number of private banks, a few all India's financial institution, and a few scheduled cooperative banks also. ठीक है, so RBI issue a money changers license, इसको हम लोग full fledged money changers बोलते हैं, FFMCs बोलते हैं इनको, to a large number of established firm, companies, hotels and shop. जैसे होता है ना एयरपोर्ट प्राइमिसेस में लगे रहते हैं जहाँ पर करेंसी एक्सचेंज होता है, या कोई अगर आप अच्छे होटल में जाओगे तो वहां पे भी करेंसी एक्सचेंज होता है. सो उनका जो लाइसेंसिंग है दैट इज आपका किसके हिसाब से, एफएफएमसी, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स क्यों, वो भी आपका लाइसेंसिंग है किसके थ्रू, आरबीआई के रूट के थ्रू. टू डील इन फॉरेन करेंसी नोट, कॉइन एंड ट्रेवलर्स चेक, टू फैसिलिटेट encashment foreign currency for foreign tourists. So entities authorized to buy and sell foreign currency note, coins, travelers check are called full-fledged money changers. ठीक है, ठीक है. सो आपका, और इसी को हम लोग आपका रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स के नाम से भी जिनको जानते हैं. ठीक है, सो अब कैटेगराइजेशन अगर हम लोग बात करें, इन द ईयर 2006 categorization of dealers authorized to deal in foreign exchange has been changed by the Reserve Bank of India. तो जिसमें आपका ये कैटेगरीज डिसाइड की. कैटेगरी 1 में
सबसे ज़्यादा राइट होते हैं, एंड प्लीज डू रिमेंबर दिस, क्योंकि आपका बैंक यहाँ से डील करता है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करने का जो राइट है वो किसके पास है? ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 के पास। सो दे कैन हैंडल ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. Commercial banks, state and cooperative banks are the example, or even some foreign banks. Authorized dealers category 2, entities that can deal in transactions of foreign exchange which are non-trade nature, जैसे आपका upgraded FFMCs और आपका RRBs हैं या कुछ आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है। 3 आपका ये DFIs इसमें आते हैं, लाइक जैसे एग्जिम है या आपका सेट, जो बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन्स के लिए होते हैं यूजुअली। इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को भी हैंडल करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन दैट कैन डील विद फॉरेक्स ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज, दिस। तो यहाँ पे ये नाम, फुल फ्लेज मनी चेंजेस, परचेज ऑफ foreign exchange and sale for private and business visit abroad other than FFMCs and डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, जो इसमें आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलो अब बारी आती है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FADI के बारे में हम लोग आपका दोबारा से पढ़ेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड अदर्स हैं वो आपका यूनिट 6 एंड 7 मॉड्यूल ए के अंदर ही आपको दोबारा से डिटेल में मिलेंगे, बट एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1958 जब इसको बनाया गया था, ठीक है, सो इट वाज फॉर्म इन 1958, ठीक है। आरबीआई की अकॉर्डिंग बेसिकली ये काम करता है आपका, ठीक है। सो कंसिडरिंग ऑथराइज डीलर्स एज अ मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया कोई आरबीआई किसी को भी लाइसेंस दे रहा है एज ऑथराइज डीलर, सो दे विल ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स Association of India prescribe guidelines and rules for market operation, merchant rates, quotations, delivery date, holidays, interest on default, etc. In term of RBI directive, all authorized dealers are member of the this. ठीक है, तो this portion आपका जहां पे ये basically काम कर रहा होता है, ठीक है। So option period can be, sorry, अच्छा ये कुछ दूसरा इसका कंटेंट है, सॉरी, इग्नोर दिस। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपका किसके ऊपर? डेरिवेटिव्स के ऊपर, ठीक है। तो ये और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक प्रॉपर यूनिट है, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे उसके कामकाज को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझा अभी, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। करेंसी डेरिवेटिव्स अगर हम लोग बात करते हैं खासकर, तो ये फ्यूचर में भी है, ठीक है। करेंसी फ्यूचर 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट एट ए टाइम, ठीक है। फॉरवर्ड में भी हैं, बैंक और इंस्टीट्यूशंस के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर हेजिंग पर्पस, ठीक है, और आपका फ्यूचर ट्रेडिंग पर्पस या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा ऑप्शंस आपका अगेन 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस अवेलेबल इन द मार्केट। इसके अलावा स्वैप जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे खासकर करेंसी स्वैप है या फिर आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप है, सो दैट इज द वन, ठीक है। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, आई होप एवरीबडी नोज अबाउट द डेरिवेटिव बेसिक्स। सो एक बोलते हैं ना, एक लाइन बोलते हैं ना, हर जगह डेरिवेटिव को सर्च करते हो तो सेम लाइन मिलता है, डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स whose value is derived from or dependent upon an underlying asset. Underlying asset could be currency, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। It could be apart from currency, आपका कोई स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कॉमोडिटी हो सकती है, ये आपका। बट हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज वी हैव जो करेंसी फ्यूचर, करेंसी फॉरवर्ड, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी स्वैप, ये सारी चीजें आपकी हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस वन। डेरिवेटिव के ऊपर मॉड्यूल डी, सो देयर इज अ फुल फ्लेज यूनिट। और डेरिवेटिव अगेन मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आने एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर दैट स्वैप वाला पोर्शन जिसको आप लोग बार बार इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो डेरिवेटिव, अभी ये डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस किया, सेम चीज आपका यहाँ पे है, ठीक है। सो फ्यूचर जनरली क्या होता है? आप करेंसी फ्यूचर, अगर हम लोग आप इसको रिलेट करो करेंसी फ्यूचर के साथ, ठीक है, जैसे आपका सपोज लाइक पहले तो अगर एक चीज आई होप सब आपको याद होगा, सो जैसे we have 2 type of derivatives, one is OTC, 2 categories basically, ठीक है, 4 type of derivatives, another one is exchange traded derivative, ठीक है। so अब OTC में अगर हम लोग बात करें, it is over the counter. Over the counter means these are private contract between two parties, जैसे बैंक एंड कंपनी के बीच में, ठीक है। so OTC आपका जिसमें 2 डेरिवेटिव आते हैं, कौन सा? फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड दूसरा इज स्वैप, ठीक है। वी हैव 4 टाइप ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें से ये दो आपके किस में आते हैं?
आपका ओटीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ओवर द काउंटर यहाँ पे चीजें लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन बी कस्टमाइजेबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टीज। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो रेडीमेड प्रोडक्ट है आपका, जहां पे क्या आता है फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस। अब पार्टीज कैन नॉट मॉडिफाई दीज पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दीज आर रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इनका लॉट साइज, मार्जिन, आपका जो अदर्स मतलब एक्सपायरी डेट, आपका सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज आपका डिसाइड करता है, एक्सचेंज लाइक बीएससी एनएससी, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस अगर आपको पता है, आपको सब पता है, तो हमारे पास करेंसी, हमारे पास करेंसी फ्यूचर है, जो मतलब अब फ्यूचर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे फ्यूचर और फॉरवर्ड बोथ आर सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो क्या है डिफरेंसेस, क्या होंगे यहाँ से डिफरेंसेस बनेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड है तो एक्सचेंज में रहेगा सिर्फ 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यहाँ पे होगा तो वो 12 मंथ से ज्यादा का भी हो सकता है, और आपका कस्टमाइजेबल है, पार्टीज के हिसाब से कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे स्पॉट रेट फॉर यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर is suppose that 83.1020, ठीक है, ये आपका स्पॉट रेट है। अब ये जो स्पॉट रेट है, ठीक है, इसके बेस पे दो पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में आपका, ठीक है, बायर इज सपोज दैट ए एंड सेलर इज सपोज दैट बी, एक कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ जिसमें 6 महीने बाद आपका, ठीक है, 6 मंथ बाद आपका बायर इज एग्रीइंग टू बाय इट एट 83.70 और सेलर इज एग्रीइंग टू सेल दिस ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो बायर और सेलर आपका इस प्राइस पे 6 महीने बाद आपका इसको खरीदने बेचने के लिए एक फ्यूचर डेट पे आपका, ठीक है, दिस इज फ्यूचर डेट 6 मंथ लेटर। सो इट कैन बी फॉरवर्ड और इट कैन बी आपका एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है, मतलब फ्यूचर। अगर फ्यूचर मतलब अगर ये एक्सचेंज में दोनों डील कर रहे हैं तो आपका एक फ्यूचर है, और अगर आपका यहाँ पे डील करें, आपस में खुद से डील करें तो फॉरवर्ड, ऐसा आपका जो रिलेशन है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time of this, ठीक है। So I'll share this PDF also, so आप understanding देखो हमेशा फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट बन गया तो इस तो बहुत आसान, आप खुद लिख लोगे इसको, ठीक है। फॉरवर्ड में आपका देखो यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है बट यहाँ से चेंज हो जाएगा, मोर फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द पार्टीज कैन कस्टमाइज, ठीक है। जैसे आपका फ्यूचर इज स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कस्टमाइजेबल, पार्टीज जो उसमें इन्वॉल्व है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूचर डेट या आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज या सब कुछ आपका डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शंस, आपका ऑप्शंस, अब ये जो करेंसी है इनके ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शन, ठीक है। सो अगर आपको लगता है यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा सो यू विल बाय द कॉल ऑप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको लगता है, ठीक है। और अगर नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन परचेज करेंगे। तो डेरिवेटिव वाले उसमें जब आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट मार्केट, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा मतलब यहाँ पे स्कोप है लर्निंग का या चीज़ों को समझने का इन अदर स्टेट, और ट्रेडिंग वाइज भी बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। चलो अब आते हैं स्वैप के ऊपर, ठीक है। स्वैप इज बेसिकली, स्वैप होता क्या है, ऊनो का गेम खेला होगा ना बचपन में, ठीक है। जैसे ऊनो के गेम में होता था ना, देयर इज अ कार्ड कॉल्ड स्वैप कार्ड, ठीक है। तो स्वैप कार्ड में क्या करते थे आप, ठीक है, जिसके साथ भी चाहो तो उसके साथ अपनी पोजीशन को क्या कर लो, बदल लो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जैसे दो बैंक है आपका, ठीक है, ये जनरली काम कैसे करता है, सपोज दैट देयर आर बैंक ए और आपका देयर इज अ पार्टी बी, ठीक है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए जिसने आपका 10 करोड़ रुपीस का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, ठीक है। कंपनी बी जिसने आपका 10 करोड़ रुपीस का लोन लिया है एट द रेट MCLR plus 2%. Suppose that time NCLR was 10%, ठीक है, and it is for 10 years. अब ये इनकी करंट पोजीशन है, ठीक है, करंट अब हो गया है टाइम 2 साल बीत चुके हैं, ठीक है। सो आफ्टर 2 इयर्स अब इनको लगा यार कि मतलब बी जो ए का माइंडसेट है वो क्या है, ए का थॉट प्रोसेस क्या है कि आने वाले समय में जो MCLR है वो नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा ए का मानना है। अगर MCLR नीचे जाएगा दैट मीन्स इसको लगता है कि MCLR 8% आ जाएगा, तो 8 + 2 दैट इज 10%, तो मुझे ज्यादा रेट देना पड़ेगा, इसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही बी का माइंडसेट इज सेइंग कि इसको लगता है यार ये बहुत मतलब चेंजेस होते रहते हैं इसमें, कैलकुलेशन पूरा बिगड़ता है, और आने वाले समय में MCLR क्या हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। तो ये पोजीशन क्या है, मतलब अगर ये आने वाले समय में 12% हो गया तो मुझे 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे की थाली का खाना पसंद आ रहा है, ठीक है, तो क्यों ना खाया जाए। तो इन्होंने क्या किया,
दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया, ठीक है, तो जिसमें एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इट इज मतलब इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फिक्स रेट विद फ्लोटिंग रेट, जो फिक्स वाला था वो फ्लोटिंग में आ गया, फ्लोटिंग वाला आपका फिक्स में आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे स्वैप की अगर आप बात करते हैं, वी हैव नंबर ऑफ टाइप्स, जैसे आपका हमने ये सिचुएशन आपका पढ़ा इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है, इट कैन बी करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में क्या होता है, करेंसी स्वैप के केस में यूजुअली क्या होते हैं, दो पार्टीज, जैसे कैसे आप समझेंगे करेंसी स्वैप को, ठीक है। सो करेंसी स्वैप की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ कंपनी एक्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, देयर इज अ कंपनी वाई फ्रॉम यूएस, ठीक है, ये आपका यूएस की कंपनी है, ठीक है। सो सपोज दैट इंडियन कंपनी दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन यूएस एंड यूएस कंपनी दे आर प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो जिससे सपोज दैट इसको आपका यहाँ पे इंडिया में 100 करोड़ चाहिए और इसको यहाँ पे 100 करोड़ की इक्वल की वैल्यू के डॉलर चाहिए, ठीक है, ऐसा आपका चाहिए, तो एक दूसरे के रिक्वायरमेंट है। बीइंग एन इंडियन कंपनी इसको इंडिया में आसानी से लोन मिलेगा, बीइंग अ यूएस कंपनी इसको यूएस में आपका आसानी से लोन मिलेगा। तो इन्होंने एक दूसरे के रास्ते को आसान करने के लिए इन्होंने क्या किया, दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने बोला कि यार हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, ठीक है, जहां पे ये चाहे, अब देखो करेंसी के वैल्यूज बराबर हैं, तो आप अपने यहाँ पे लोन ले लो, हम अपने यहाँ पे ले लेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ऐसा हो सकता है। या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दैट इज, तो यहाँ पे भी फॉरेक्स की बाय सेल होगी, सो दैट इज योर करेंसी स्वैप आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका काम का, इसके अलावा जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, टोटल रिटर्न स्वैप है, ऐसे बहुत सारे टाइप, और ये बहुत इमर्जिंग मार्केट है गाइस, बिलीव मी, आपको बहुत अच्छे से इसको आपका पढ़ना है, ठीक है। So swap are derivative contract that are traded OTC over the counter primarily between financial institutions or businesses. यहाँ पे individual का participation आपको ना के बराबर मिलेगा, ठीक है। Since they are traded over the counter, the term of the swap contract are negotiated and customized to the deal of both parties. So we have these type of swap, ठीक है, जिसमें currency swap आपका जो यहाँ पे रहता है, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इंटरेस्ट रेट कुड भी, ठीक है, वो भी आपका हो सकता है, ठीक है, और बाकी ये भी, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वहां पे मतलब रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम बैंक नाउ डेज यूजिंग दिस पर्टिकुलर, और इसका मार्केट बहुत तेजी से आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की उसका वो दिया गया है, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे करेंसी स्वैप में एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, इन अ करेंसी स्वैप बोथ पार्टीज एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट that is denominated in different currencies agreed by the parties. Currency swap can take place between different countries आपका, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। So this is it. तो आज हमारा पहला मॉड्यूल खत्म, पहला यूनिट खत्म होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 आपका, जिसको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग कि आपका एक दिन में आपको एक यूनिट कंप्लीट करा दो, कल एक्चुअली ये हो जाना था, बट देयर वाज अ टेक्निकल इशू, तो जिसकी वजह से वो वीडियो आधे में रुक गया था, तो मैंने इसीलिए इसको आज कंटिन्यू किया, और पहला यूनिट काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है। और बिलीव में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस कंटेंट इज 100% अलाइन विद योर मैकमिलन बुक्स, जो आपकी मैकमिलन बुक्स हैं उनकी डेफिनेशन, उनके स्टेटमेंट्स में यहाँ पे लेके आता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट वे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन आपका मिले, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश ओनली, so I hope you guys are also getting these particular thing clearly. Still, if you are having some problems, please do share those particular ones, so next time I'll keep those particular thing in my mind, and even like I'll plan something else also, ठीक है, जिससे थोड़ा टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ आपका अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू, और अगर पसंद आया तो अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी हमारे पास 2-3 महीने का जो टाइम है, नेक्स्ट 35 to 40 days आई विल स्पेंड ऑन फाउंडेशन आपका, योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। उधर दिशा मैम भी आपके लिए स्टार्ट कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, BRBL के अंदर, और ABFM भी करेंगे, और हम आपका ABM के लिए आपके लिए और बंदोबस्त करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे रेगुलर बेसिस पे। इफ़ विल बी रेगुलर, बिलीव में आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। CAIB है, माना कि इस बार आपका, मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 4-5 सालों के अंदर सबसे ईजी पेपर था लास्ट ईयर का, ठीक है, जो लास्ट सेशन आपका अभी हुआ है जून जुलाई के अंदर, इतना ईजी नहीं आता था वरना, ठीक है। और आने वाले समय में ये चीज़ें और ऐसे टफ आपके होते जाएंगे, सो प्लीज़
मतलब आप एक अच्छे उसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। अब मतलब उस मिथ में मत रहिए कि यार हम अगर उस दौरान कुछ आपका पढ़ लेंगे और आपका निकल जाएगा वाला, ठीक है। सो मतलब एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे अदर्स, विल ट्राई दैट ऑल्सो, बट थोड़ा थोड़ा टाइम अगर आप निकालते रहेंगे सो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन टाइम में उतना अफरा तफरी तूफान नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कहते हैं। आई सी यू टुमारो विद यूनिट 2, ठीक है। कल हम लोग आपका एक गो में पूरा यूनिट 2 का आपका कवर अप करेंगे, ठीक है। So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.